हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोज से रिलेटेड। ठीक है, प्रोज से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। एक मिनट, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आपके आते हैं एग्ज़ाम में प्रोज में। जैसे आपके जो फिक्शन है, नॉन फिक्शन में, जैसे आपके ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी आपके हो गए। तो आज इस वीडियो में हम वो मतलब क्वेश्चन के थ्रू पढ़ने वाले हैं और समझने वाले भी हैं। तो ये प्रोज का ही पार्ट रहेगा जिसमें आपके आएंगे ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी। ठीक है, उसके पहले ये पेड पीडीएफ है, जो कोई भी इंटरेस्टेड है ये पेड पीडीएफ है, ये आपको 7/9 में मिलेगी, जिसमें ये टॉपिक को कवर किया गया है, क्वेश्चन के थ्रू कवर किया गया है। सेकेंड जो पीडीएफ है आपको ये 189 में मिलने वाली है, ये आपको 1 लाइनर के थ्रू कवर किया गया है, जिसमें 4 राइटर को कवर किया गया है। ठीक है, थर्ड जो है ये आपको 199 में मिलेगी, जिसमें आपको इतना क्वेश्चन आपको मिलेगा, इसमें भी 4 राइटर को कवर किया गया है विद एमसीक्यूज। ओके, जो कोई भी इंटरेस्टेड है इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकता है, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो। तो जो कोई भी इंटरेस्टेड है, तीनों लेंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। 467 होता है, जिसमें डिस्काउंट करके आपको 399 में पीडीएफ दे दी जाएगी। ठीक है, जो कोई भी इंटरेस्टेड है, एक मिनट, सॉरी, ठीक है, इस पे आप कर सकते हो। सेकेंड जो थर्ड फोर्थ पीडीएफ है ये आपकी पीजीटी की है, इसमें भी पीजीटी को पूरे राइटर को कवर किया गया है 1 लाइनर के थ्रू, जो आपको 269 में मिल जाएगा। अगेन इसी नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो। जो कोई भी इंटरेस्टेड है इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके पीडीएफ ले सकते हो। नेक्स्ट चलिए आते हैं क्वेश्चन पे हम। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये पीजीटी का पीडीएफ था, जस्ट अभी मैंने बताया है। तो 269 में है ये, और जो कोई भी इंटरेस्टेड है इसी नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो। ये भी 1 लाइनर के थ्रू कवर किया गया है। आते हैं हम क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या है आज का? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिक्शनल प्रोज। इसमें से बताना है कौन सा फिक्शनल प्रोज का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ये प्रोज से रिलेटेड आज क्वेश्चन है हम करने वाले हैं, और बहुत कुछ सीखने वाले भी हैं इसमें हम। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिक्शनल प्रोज। इसमें बताना है कि कौन सा फिक्शनल प्रोज का एग्जाम्पल है। देखिए, प्रोज में आपका क्या होता है, एक आपका फिक्शन होता है, ठीक है, और एक आपका नॉन फिक्शन होता है। ठीक है, फिक्शन में क्या क्या आता है? फिक्शन में आपका नॉवेल आ जाएगा, ये पूरी तरह से फिक्शन पे होता है, यानी कि कल्पना पे बेस्ड होता है। नॉवेल जो आप पढ़ते हो तो वो पूरी तरह से सच्ची घटना पे नहीं रहता है, ये पूरी तरह से एक काल्पनिक घटना पे बेस्ड रहता है। उसके कैरेक्टर भी काल्पनिक रहेंगे, उसके जो डायलॉग होंगे वो भी काल्पनिक होंगे, उसकी जो घटनाएं होंगी सब कुछ काल्पनिक पे होता है। ये सब कुछ राइटर पे होता है। ठीक है, जैसे आप बहुत सारी मूवीज़ देखते हो, सब कुछ काल्पनिक रहता है। कुछ मूवीज़ ऐसी रहती हैं जो रियल इवेंट पे बेस्ड रहती हैं, तो वो तो आ जाएगा उसमें नॉन फिक्शन में। लेकिन जो पूरी तरह से काल्पनिक रहता है वो आपके फिक्शन में आ जाएगा। तो फिक्शन में नॉवेल है, आगे नोवेला है, ठीक है, नॉवेल से छोटा है ये, नोवेला है। और इसमें क्या आ सकता है? शॉर्ट स्टोरी आ सकती है, शॉर्ट स्टोरी, ठीक है, शॉर्ट स्टोरी आ सकता है। और फेबल भी क्या है, एक मॉरल स्टोरी इसमें होती है ना। इसमें जो कैरेक्टर होते हैं वो स्पेशली जानवरों को कैरेक्टर बनाया जाता है, काल्पनिक कैरेक्टर बनाए जाते हैं, तो फेबल भी आपके फिक्शन में आता है। नॉन फिक्शन में आपका क्या क्या आता है? नॉन फिक्शन में आपकी बायोग्राफी आती है, नॉन फिक्शन मतलब क्या होता है? ये रियल इवेंट पे बेस्ड होता है। ठीक है, सब कुछ इस पे रियल रहेगा, रियल इवेंट पे बेस्ड रहेगा। ठीक है, चाहे वो जैसे हम किसी राइटर पे लिख रहे हैं, तो राइटर तो वो रियल ही है ना, उसकी जीवनी लिखेंगे तो सब कुछ रियल रहेगा, रियल इवेंट पे बेस्ड रहेगा, सब कुछ ये रियल रहता है, कैरेक्टर भी रियल ही रहते हैं। जैसे आपका बायोग्राफी हो गया, आपका ऑटोबायोग्राफी हो गया, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी हो गया। और आपका नॉन फिक्शन में क्या आता है? इससे आता है, इससे भी आपका नॉन फिक्शन में आ जाएगा, वो आपके फिक्शन में नहीं आएगा। इससे भी नॉन फिक्शन में आ जाता है। जैसे हम किसी भी चीज़ पे इससे, जैसे डायरी वगैरह पे हम इससे लिखने जाएँ तो वो भी तो आपके किस में आ जाएंगे? नॉन फिक्शन में आ जाएंगे। आपका लेटर आ गया, लेटर भी आपका, हम लेटर वेटर लिखते हैं, ये भी आपका नॉन फिक्शन में ही है।
कोई ये काल्पनिक नहीं है। जैसे आपका लेटर आ गया, आपकी डायरी वगैरह हो गया, ट्रैवलोग हो गया, ट्रैवलोग कहीं भी आप यात्रा करने जा रहे हो, क्या क्या घटना हो रही है, क्या क्या वो सारी चीज़ें इसमें बताना, तो ये भी तो आपका नॉन फिक्शन में आ गया, रियल चीज़ें बताई जा रही है, ट्रैवलोग हो गया। मेमोयर भी आपके इसी में आता है, कहीं कहीं कभी कभी मेमोयर आपका फिक्शन में आ जाता है, मेमोयर कहीं कभी कभी जब इसमें फिक्शन चीज़ें भर दी जाती हैं तब, अदरवाइज़ ये मेमोयर भी आपका नॉन फिक्शन में आता है। ठीक है, तो ये याद रखना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, कि प्रोज के ये पार्ट हैं, प्रोज में आपके फिक्शन भी आते हैं, नॉन फिक्शन भी आता है। फिक्शन में आपका नॉवल आ जाएगा, शॉर्ट स्टोरी, नोवेला, फेबल, और नॉन फिक्शन में आपकी बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है, एस्से है, लेटर है, डायरी है, ट्रेवलोग है, मेमोयर है, ये सारे आपके नॉन फिक्शन में आ जाते हैं। तो यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि प्रोज फिक्शन में कौन, जैसे यहाँ पे ये मेरा क्वेश्चन देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिक्शनल प्रोज, कौन सा फिक्शनल प्रोज का एग्जाम्पल है। अगर ऐसे नहीं पूछेगा तो जैसे आपका लास्ट टीजीटी 2021 में पूछा था, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल बेस पे पूछा था, तो वैसे भी पूछ लिएगा, तब भी आपको ये जानना ज़रूरी रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है इससे तो आपका किस में आ जाएगा, ये आपका अगर यहाँ पे पूछता है कि नॉन फिक्शनल प्रोज में कौन सा आता है, तो ये आपके नॉन फिक्शनल प्रोज में आते हैं। इससे नॉन फिक्शनल प्रोज में बायोग्राफी आता है, ट्रेवलोग नॉन फिक्शनल प्रोज में आता है, लेकिन फेबल जो है ये आपके फिक्शनल प्रोज में आता है। मैंने किस में लिखा है, फेबल को फिक्शन में लिखा है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा सी। ठीक है, तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट वन पे आएंगे हम। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, तो ये हम समझ में आ गया ना कि आपका फिक्शन क्या होता है, मैंने अभी समझाया फिक्शन क्या होता है। ये जो फिक्शनल प्रोज पूछा, प्रोज के ये पार्ट दोनों हैं, प्रोज के फिक्शन भी पार्ट है, नॉन फिक्शन भी पार्ट है। बस इतना ध्यान अपने रखना है कि फिक्शन में क्या क्या आते हैं, नॉन फिक्शन में क्या क्या आते हैं, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, फिक्शन क्या होता है, ये भी मतलब एक ऐसी राइटिंग, प्रोज राइटिंग ही होती है जो पूरी तरह से किस पे बेस्ड होती है, इमेजिनेशन पर आधारित होती है। इमेजिनेशन मतलब पूरी तरह से कल्पना पर आधारित होती है। हिंदी के साथ बताऊंगी, पूरी तरह से कल्पना पर आधारित है। इसमें जो कैरेक्टर होते हैं, जो डायलॉग होते हैं, जो इवेंट्स होते हैं, वो सब कुछ राइटर की कल्पना से ही उत्पन्न होते हैं। सब कुछ कहाँ से आते हैं, राइटर की कल्पना से आते हैं। मतलब राइटर ही कल्पना कैरेक्टर ले आएगा, कोई कैरेक्टर लेगा, कुछ भी सही नहीं रहता, सब कुछ इमेजिनेशन वाली चीज़ें रहेंगी, इमेजरी मतलब कैरेक्टर रहेंगे। ठीक है, तो फेबल भी क्या है, एक मॉरल स्टोरी है, ये भी एक प्रकार की क्या है, काल्पनिक फिक्शनल प्रोज है, जो आमतौर पर जानवरों या काल्पनिक कैरेक्टर के माध्यम से हमें नैतिक शिक्षा दी जाती है। जैसे उदाहरण के लिए आप देख सकते हो टॉर्टोइज एंड द हेयर, या फिर ग्रास होपर एंड आंट, इन सब की कहानियाँ जो ज़्यादातर क्या दिखाती हैं। अब रियल में थोड़ी ना ये सब, वो सब मतलब जो कछुआ और खरगोश की कहानी हमने पढ़ा था, या ग्रास होपर, या फिर इन टिड्डे और चींटी की जो स्टोरी है, क्या वाकई में उन दोनों में राइवल है? नहीं, वो दोनों का राइवल दिखा के ना हमें वो नीति शिक्षा दी जाती है, एक मॉरल स्टोरी दी जाती है कि ऐसा नहीं करना चाहिए इंसानों को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, ये फेबल आपके कल्पना पे आधारित है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। अगला जो क्वेश्चन है, विच फीचर इज़ नॉट एसोसिएटेड विद नॉन फिक्शनल प्रोज, इसका बताना है कौन सा फीचर है यहाँ पे, नॉन फिक्शनल का कौन सा फीचर एसोसिएट नहीं है, कौन सी वो विशेषता है, फीचर है जो नॉन फिक्शनल से संबंधित नहीं है। फोकसेस ऑन ट्रूथ कि इंक्लूड्स प्लॉट्स एंड कैरेक्टर्स, इंफॉर्मेटिव कंटेंट, या बेस्ड ऑन रियल इवेंट्स। जस्ट अभी मैंने बताया कि फिक्शन में आपका क्या होता है, रियल इवेंट्स पे नहीं होते हैं, सब कुछ कल्पना पे होते हैं, चाहे वो कैरेक्टर हो गए, चाहे वो प्लॉट हो गए, सब कुछ कल्पना होती है। लेकिन नॉन फिक्शनल जो प्रोज होता है, नॉन फिक्शन में क्या होते हैं, सब कुछ जो होता है मतलब फोकसेस ऑन ट्रूथ, ये सच्चाई पे फोकस करते हैं। जो नॉन फिक्शन चीज़ें जैसे ऑटोबायोग्राफी हो गया, बायोग्राफी हो गई, ये सारी चीज़ें क्या है, रियल इवेंट पे बेस्ड होते हैं। इसमें इंफॉर्मेटिव कंटेंट होती है, आप सब कुछ सब जगह से, अगर आप किसी पे जीवनी लिख रहे हो, जैसे मुझे शेक्सपियर पे बायोग्राफी लिखनी है, तो मैं क्या करूँगी, सब पहले शेक्सपियर की सारी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है सब एक गैदर करूँगी, अपने पास इकट्ठा करूँगी, तब जाके लिखूँगी ना, ऐसे थोड़ी ना है। तो एक इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मुझे चाहिए, तो वो सारी चीज़ें नॉन फिक्शनल में रहती है ये सब, लेकिन इंक्लूड्स प्लॉट एंड कैरेक्टर ये नहीं रहता है। तो यहाँ पे वही पूछा है कि नॉन फिक्शनल प्रोज से कौन सा फीचर एसोसिएट नहीं है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा
बी करेक्ट हो जाएगा। इंक्लूड्स प्लॉट एंड कैरेक्टर्स, ये नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपके नॉन फिक्शनल जो प्रोज होते हैं, नॉन फिक्शन जो होते हैं, ये रियल इवेंट्स पे होते हैं। इसमें जो रियल इवेंट्स होते हैं, व्यक्ति जो होते हैं और तथ्यों पर आधारित होती है, मतलब वास्तविक घटनाओं, व्यक्तियों और तथ्यों पर आधारित होती हैं। इसमें कल्पना की कोई भूमिका नहीं होती है, मतलब कोई भी इमेजिनेशन नहीं, कल्पना नहीं होती, कल्पना के कोई भी एलिमेंट्स इसमें नहीं पाए जाते हैं जो आपका नॉन फिक्शन होता है। ये पूरी तरह से किस पे आधारित होती हैं? पूरी तरह से सत्य पर आधारित होती हैं, और इसमें जो सूचना या ज्ञानवर्धक सामग्री दी जाती है, भाई मुझे किसी पे लिखना रहेगा तो पहले मुझे उसके लिए पूरी सूचना तो इकट्ठा करनी पड़ेगी ना, तो ये हो गया। लेकिन प्लॉट और कैरेक्टर जो है ये मुख्य रूप से फिक्शनल प्रोज के कैरेक्टर होते हैं। ये किसके हैं, ये याद रखना है। जो प्लॉट एंड कैरेक्टर हैं ये मेनली किस में है, ये फिक्शनल प्रोज, यानी कि फिक्शन के ये इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, तो ये याद रखना है, ये फिक्शन प्रोज के, ओके, तो ये याद रखना है। बाकी आपके नॉन फिक्शन में ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी। नॉन फिक्शन पे सब कुछ आपका विवरणात्मक, मतलब जिसके डिस्क्रिप्टिव वे में सब कुछ चीज़ें रहती हैं जिसमें सत्य घटनाओं पर पेश किया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, हीरोइक प्रोज। यहाँ पे एक चीज़ पूछा है, हीरोइक प्रोज। हीरोइक प्रोज ऑफन इन्वॉल्व विच ऑफ द फॉलोइंग थीम्स। हीरोइक प्रोज में अक्सर कौन सी थीम्स इन्वॉल्व होती है, क्या चीज़ हीरोइक प्रोज में पाया जाता है, बताना है। यहाँ पे रोमांटिक थीम्स होती है कि हीरोइक थीम्स एंड कैरेक्टर्स होते हैं कि साइंटिफिक डिस्कवरीज उसमें होती है कि एवरीडे लाइफ। अब हीरोइक प्रोज कोई होगा तो उसमें एवरीडे लाइफ थोड़ी ना होगी ना, एवरीडे लाइफ नहीं होगी। रोमांटिक थीम्स तो हो नहीं सकता। बात यहाँ पे हीरोइक, आप यहीं पे देख ले, हीरोइक यानी कि कोई वीरता वाली चीज़ें बात कर रहा है ना, जिसमें वीरता हो, युद्ध हो, साहस हो, इन सारी चीज़ें की बात है। तो हीरोइक प्रोज याद रखना है। हीरोइक प्रोज उन प्रोज राइटिंग को कहते हैं जिसमें वीरता की बातें हों, मतलब हीरोइक की बातें हों, युद्ध की बातें हों, या साहस या महान व्यक्तियों की कहानियाँ प्रस्तुत की जाती हैं, वही आपका हीरोइक प्रोज हो गया। और ये कैसी होती है ये भी याद रखना है। ये ओरल ट्रेडिशन से ही आया है। ये कहाँ से आया है? ओरल ट्रेडिशन से उत्पन्न हुआ है, तो ये भी याद रखना है, ठीक है। ओरल ट्रेडिशन से आया है और ये ऐतिहासिक और जो पौराणिक घटनाओं पर पूरी तरह से बेस्ड रहता है हीरोइक प्रोज। इसमें मेनली क्या होता है, जो हीरो होता है वो बहुत ही बहादुर दिखाया जाता है। हीरोइक प्रोज का जो हीरो होता है ना वो बहुत बहादुर दिखाया जाता है, जो किसी बड़े उद्देश्य के लिए स्ट्रगल करता है। फॉर एग्जांपल बीवुल्फ देख सकते हो, इलियड जैसे, ये सारे क्या हैं? हीरोइक प्रोज हैं। तो ये अपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, तो यहाँ पे जो राइट आंसर, अच्छा मैंने राइट आंसर नहीं बताया गया, यहाँ बी करेक्ट हो जाएगा। हीरोइक थीम्स एंड कैरेक्टर्स होते हैं। हीरोइक प्रोज में क्या कौन सी थीम्स होती है? हीरोइक थीम्स होती हैं और कैरेक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट वन पे आएंगे, अ बायोग्राफी इज टिपिकली रिटन बाय। एक जो बायोग्राफी होती है, बायोग्राफी मतलब जीवनी, एक जो जीवनी होती है वो लिखी जाती है, किसके द्वारा लिखी जाती है? टिपिकली लिखी जाती है किसके द्वारा? सब्जेक्ट देमसेल्फ, कि समवन अदर दैन द सब्जेक्ट, कि फिक्शनल कैरेक्टर होता है, कि रोबोट होता है, किसके द्वारा लिखा जाता है? तो बायोग्राफी टिपिकली रिटन बाय समवन, किसी और के द्वारा लिखा जाता है। अदर दैन द सब्जेक्ट मतलब उसका सब्जेक्ट नहीं लिखता, कोई और लिखता है उस सब्जेक्ट पर, तो ये याद रखना है। सेकंड पर्सन यहाँ पे हो जाएगा और बायोग्राफी फर्स्ट पर्सन रहती है, तो ये याद रखना है, समवन अदर दैन द सब्जेक्ट, ओके। बायोग्राफी क्या होती है? किसी व्यक्ति के जीवन के सजीव कहानी होती है भाई, किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में जैसे मुझे लिखना है, जैसे कोई अन्य लेखक जैसे लिखता है, और ये जैसे मुझे ही लिखना है उस व्यक्ति के जीवन के बारे में, तो मैं क्या करूँगी? पहले जैसे मुझे शेक्सपियर के बारे में लिखना है, उनकी जीवनी को लिखना है, तो मैं क्या करूँगी? सबसे पहले उनकी उपलब्धियों, उनके लाइफ में कैसी कैसी उपलब्धियाँ आई हैं, उनके स्ट्रगल को, उनके एक्सपीरियंसेस को मैं बहुत ही विस्तार से प्रस्तुत करूँगी ना, जब भी बायोग्राफी उनकी लिखूँगी, ठीक है। तो वो आपका बायोग्राफी हो गया, किसी अदर पर्सन की जीवनी पर लिखना। और एक चीज़ और याद रखिएगा, बायोग्राफी में जैसे मुझे लिखना है तो शेक्सपियर की मैं सिर्फ अच्छाई नहीं लिखूंगी, उनकी बुराई भी, उनकी क्या क्या बुराइयां हैं, वो सारी चीज़ हैं। मतलब वर्चू तो हम प्रस्तुत तो करेंगे, उस पर्सन के वर्चू भी प्रस्तुत करेंगे, उनकी जो खामियां थी, ड्रॉबैक था, उनके जो फॉलीज थे, सब कुछ मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा, तो वो आपकी बायोग्राफी हो जाती है। बायोग्राफी में अगर हम किसी की जीवनी लिख रहे हैं तो सब कुछ लिखना है, ये नहीं कि उनकी अच्छाई बुराई भी लिखनी है, कैसे कैसे वो एक राइटर बने हैं, उनके पूरा स्ट्रगल को लिखना है, तो वो हो गया बायोग्राफी, ठीक है।
और ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? जो व्यक्ति स्वयं अपनी जीवनी लिखता हो वो ऑटोबायोग्राफी। आगे आएगा क्वेश्चन, ठीक है। आगे सब कुछ एग्जाम्पल भी है आपका बायोग्राफी से। द वर्ड बायोग्राफी इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड दैट मीन, तो जो बायोग्राफी है ये कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड से आया है, जिसका मतलब क्या होता है? लाइफ एंड ग्राफ, हिस्ट्री एंड स्टोरी, लाइफ एंड राइटिंग, बायोग्राफी एंड ऑटो, ठीक है। तो यहाँ पे बताना है, ओके, ठीक है। तो ये याद रखना है, बायोग्राफी जो कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड से आया है। तो ये याद रखना है, बायोग्राफी जो है वो ग्रीक शब्द से आया है, जैसे कि बायोज, बायोज मतलब जीवन, ये वर्ड है। और एक वर्ड है ग्राफिया, एक वर्ड है ग्राफिया, जिसका मतलब क्या होता है? लेखन, या फिर आप बोल सकते हो लेखन शैली, राइटिंग, ठीक है। तो ये हो गया। तो यहाँ पे लाइफ, बायोज मतलब जीवन यानी कि लाइफ, और ग्राफिया मतलब लेखन यानी कि राइटिंग। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाइफ एंड राइटिंग। किसी के जीवन मतलब बायोग्राफी मतलब जीवन, राइटिंग मतलब लिखना, किसी के जीवन पर लिखना। अब किसी के जीवन पर लिखना तो बर्थ से लेकर उनके मतलब उनके जन्म से लेकर उनके मृत्यु तक पूरी चीज़ें उसमें डालना, वो हो गया बायोग्राफी, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अर्ली बायोग्राफिकल वर्क। इसमें बताना है सबसे शुरुआती जो बायोग्राफिकल वर्क है वो कौन सा है। ये क्वेश्चन आया था, सब कुछ मिलता हुआ क्वेश्चन आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो अर्ली बायोग्राफिकल वर्क किसका है? तो ये याद रखना है, ये आपका पैरेलल लाइफ्स है, ये अर्ली बायोग्राफी वर्क है और ये फर्स्ट सेंचुरी के करीब था ये। और इनके राइटर कौन है पैरेलल लाइफ्स के? तो प्लूटार्क हैं, ये याद रखना है, प्लूटार्क का ही वर्क है ये। और फर्स्ट सेंचुरी में उन्होंने लिखा था। प्लूटार्क कौन थे? एक ग्रीक राइटर थे, ठीक है। तो इन्हीं का है। तो फर्स्ट सेंचुरी से ही आपका बायोग्राफी वर्क चला आ रहा है, बायोग्राफी आपका फर्स्ट सेंचुरी से ही चला आ रहा है। ये भी क्वेश्चन आया था ना कि बायोग्राफी जो है वो आपका, आई थिंक बायोग्राफी ही पूछा था कि 20वीं सेंचुरी में ही वहाँ से ही पाया जाता है। तो ये याद रखना है, फर्स्ट सेंचुरी से ही चला आ रहा है। और ये प्लूटार्क की ये अर्ली बायोग्राफी वर्क है पैरेलल लाइफ्स। तो ये याद रखना है। इसमें इन्होंने यूनानी और रोमन जो नेताएं हैं, ज़्यादा यूनान के और रोमन जो लीडर्स हैं उनकी जीवनी को एक साथ यहाँ पे उन्होंने रिप्रेजेंट किया है, जिससे उनके जीवन और व्यक्तित्व की तुलना की जा सकती है, ठीक है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। अगला जो क्वेश्चन है आपका, विच कैरेक्टरिस्टिक इज क्रूशियल फॉर अ बायोग्राफी। तो बायोग्राफी के लिए कौन सी विशेषता बहुत क्रूशियल है? बायोग्राफी के लिए कौन सी ऐसी विशेषता है जो बहुत ही क्रूशियल है बायोग्राफी के? फिक्शनल एलिमेंट्स होना चाहिए कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होना चाहिए कि रैंडम एनेक्डोट्स होना चाहिए कि इमेजरी सीनरीज होना चाहिए, ठीक है। तो बायोग्राफी में सबसे क्रूशियल, अगर आप किसी की जीवनी लिख रहे हो तो सबसे ज़रूरी क्या चीज़ होनी चाहिए? सबसे ज़रूरी होना चाहिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। जब भी हम किसी की जीवनी लिखते हैं तो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही तो लिखेंगे ना, ठीक है। अभी हम शेक्सपियर की ही जीवनी पढ़ लें, अगर वो क्रोनोलॉजिकल यानी कि किसी के जन्म से लिखेंगे, यानी कि सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? सबसे पहले जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ का लिखना है तो सबसे पहले हम बर्थ लिखेंगे, कहाँ पैदा हुए थे। देन उनकी एजुकेशन लिखेंगे, ठीक है। देन उनकी क्या लिखेंगे? एजुकेशन लिखेंगे। देन उनके उपलब्धियाँ जो भी उन्होंने सक्सेस वगैरह पाई है तो वो सारे चीज़ें हम लिखेंगे। देन उनके स्ट्रगल लिखेंगे, मतलब उनकी उपलब्धियाँ जो भी वो स्ट्रगल कर रहे थे, स्ट्रगल लिखेंगे। देन सक्सेस जो उन्होंने पाया वो लिखेंगे। देन उसके बाद डेथ उनकी कब हुई, ये सारी चीज़ें हम लिखने वाले हैं लास्ट में। बर्थ और डेथ तक सब कुछ एकदम सीक्वेंस से लिखेंगे, एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखेंगे। ये थोड़ी ना कि पहले बर्थ बता दिए, पहले मैंने उनके सक्सेस के बारे में बता दिया, लास्ट में मैंने उनके बर्थ के बारे में बता दिया, लास्ट उसके बाद मैंने उनके एजुकेशन के बारे में बता दिया, डेथ को सबसे पहले ले आया। तो ये क्या हो गया? ये पूरी तरह से क्या हो गया? बेतरतीब हो गया, यानी कि इनकी जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है वो ख़राब हो गया, और जिससे हम रीडर क्या करेंगे? हम पढ़ नहीं पाएंगे और हमको समझने में काफ़ी कठिनाई होगी। किसी की भी जीवनी अगर उठा के देख लो, अगर मतलब एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर वो नहीं है तो क्या होगा? समझने में दिक्कत हो जाएगी, प्रॉब्लम आएगी।
हम एक सीक्वेंस से नहीं समझ पाएंगे उनकी जीवनी को। लेकिन अगर कोई जीवनी एक सीक्वेंस से है, पहले बर्थ है, देन एजुकेशन है, देन स्ट्रगल है, देन उसके बाद सक्सेस है उनकी, देन उसके बाद डेथ है, ऐसे एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर आपकी जीवनी लिखी जा रही है तो वहाँ पे हमको पढ़ने में और समझने में बहुत ईजिली हम उसको समझ जाएंगे। तो वही हो गया यहाँ पे बायोग्राफी सबसे ज़रूरी क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक, वो आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो गया। ठीक है, तो ये याद रखना है। और ये जो स्ट्रक्चर है ये इसलिए फॉलो किया जाता है ताकि जो रीडर हैं उनको समझने में, उनको उस चीज़ को, मतलब उस राइटर के जीवन को, यात्रा समझने में मदद करती है, मदद मिले। अगर ये उल्टा सीधा हो जाएगा तो रीडर को उस व्यक्ति के बारे में पूरी तरह से वो समझ नहीं पाएगा। तो इस वजह से बायोग्राफी लिखने की ज़रूरी ये भी है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। अगला जो क्वेश्चन है आपका, इज़ाक वॉल्टन का द लाइव्स, ये क्या है, बायोग्राफी है। इंक्लूड्स बायोग्राफीज ऑफ विच इंडिविजुअल्स, तो आइज़ाक पढ़ सकते हो आप इसको। आइज़ाक वॉल्टन का द लाइव्स ये एक बायोग्राफी है। इसमें इन्होंने दो इंडिविजुअल के बारे में बायोग्राफीज लिखी हैं, शामिल किया है। वो दोनों इंडिविजुअल कौन है, दो व्यक्तित्व के बारे में इन्होंने शामिल किया है इसमें, इस बायोग्राफी में। तो वो दोनों कौन है, अब इधर से जो क्वेश्चन आएंगे ना, ये आपके बायोग्राफी आएंगे, कौन कौन सी बायोग्राफी किसने लिखी है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा बायोग्राफी का। ठीक है, तो बताना है यहाँ पे। ओके, ऐसे क्वेश्चन के माध्यम से हम सब कुछ कवर करते जाएंगे, क्योंकि अभी टाइम नहीं है ना कि हम इसको पढ़ें, थ्योरी पढ़ें। ओके, चलिए, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, आपका डन एंड हेनरी वॉटन। दो इंडिविजुअल चीज़ों को इन्होंने, मतलब दो राइटर को यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, दो इंडिविजुअल्स को इन्होंने अपनी बायोग्राफी में शामिल किया है। इनकी बायोग्राफी क्या है, द लाइव्स, तो ये याद रखना है। आइजैक वॉल्टन ने द लाइव्स में 17वीं सेंचुरी की एक महत्वपूर्ण, ये भी याद रख, द लाइव्स ये कब की है, ये 17वीं सेंचुरी की है। ठीक है, 17वीं सेंचुरी की इम्पॉर्टेंट बायोग्राफी है ये, तो ये याद रखना है। ओके, इसमें इन्होंने कई अंग्रेजी व्यक्तियों को इसमें शामिल किया है, लेकिन इसमें जॉन डन, और जो कि एक प्रसिद्ध कवि थे, धर्मशास्त्री भी थे, और हेनरी वॉटन। ठीक है, ये इनको इन्होंने शामिल किया है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। अगला जो क्वेश्चन है आपका, सैमुअल जॉनसन की लाइफ्स ऑफ द इंग्लिश पोएट्स, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की लाइफ्स ऑफ इंग्लिश पोएट्स, ये किसके लिए जानी जाती है, तो ये भी बायोग्राफी ही है, ये भी याद रखिएगा, ये भी एक बायोग्राफी है। ठीक है, ये भी एक बायोग्राफी ही है, लाइफ्स ऑफ इंग्लिश पोएट्स। इसमें इन्होंने क्या किया है, इसमें इन्होंने 52 पोएट्स की, ये भी याद रखिएगा, इसमें इन्होंने 52 पोएट्स की जीवनी लिखी है। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने 52 पोएट्स की जीवनी को इन्होंने लिखा है। तो यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि जानी किसके लिए जाती है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑफरिंग क्रिटिकल अप्रेजल्स एंड पर्सनल रिफ्लेक्शन के लिए जानी जाती है। अब इसको समझते हैं ये है क्या। तो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की जो लाइफ्स ऑफ इंग्लिश पोएट्स है, ये बायोग्राफी है, और भी याद रखिए, ये एक बायोग्राफी के साथ साथ एक क्रिटिसिज्म भी है, मतलब दोनों का मिश्रण मिलेगा इसमें उन राइटर की बायोग्राफी भी है, बायोग्राफी के साथ साथ उनकी आलोचना भी की गई है, एक आलोचनात्मक व्याख्या भी की गई है इसमें। तो बायोग्राफी के साथ साथ इसमें आपको क्या मिलेगा, एक साहित्यिक आलोचना का भी मिश्रण मिलेगा, यानी कि क्रिटिसिज्म का भी मिश्रण इसमें मिलने वाला है, दोनों ही है। किसमें, क्योंकि इसमें उन्होंने 52 पोएट्स की जीवनी लिखी है, जैसे कि कौन कौन से हैं, जैसे कि आपके मिल्टन हो गए, कुछ प्रोमिनेंट हैं, जैसे मिल्टन हो गए, पॉप हो गए, जैसे आपके ड्राइडन हो गए, और भी है एट्सेट्रा, अभी मुझे इतने याद आ रहे हैं, जैसे मिल्टन हो गए, पॉप हो गए, ड्राइडन हो गए, तो एट्सेट्रा 52 पोएट्स की इन्होंने इसमें जीवनी भी लिखी है और उनकी आलोचना भी की है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और ये जो बायोग्राफी है केवल उनके जीवन का विवरण नहीं देती है, ये जो बायोग्राफी है ना, ये केवल सिर्फ इन सारे पोएट्स का उनके विवरण नहीं बता रहा है कि बर्थ से लेकर डेथ तक पूरी चीज़ जीवनी नहीं, बल्कि उनके जो वर्क है ना, इनके वर्क की क्रिटिसिज्म भी बताया, क्रिटिसिज्म व्याख्या भी की गई है, इस दोनों चीज़ें। तो ये याद रखना है कि जो लाइफ्स ऑफ इंग्लिश पोएट्स है, ये बायोग्राफी भी है, बायोग्राफी के साथ साथ एक लिटरेरी क्रिटिसिज्म का भी मिश्रण है, क्योंकि इसमें आलोचनात्मक व्याख्या भी की गई है जीवनी के साथ साथ।
विच वर्क बाय जेम्स बॉसवेल इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बायोग्राफीज एवर रिटन। तो जेम्स बॉसवेल का कौन सा वो वर्क है जो महान बायोग्राफीज में से एक माना जाता है। ठीक है, तो लाइफ्स ऑफ इंग्लिश पोएट्स ये तो डॉक्टर जॉनसन ने लिखा है। एमिनेंट विक्टोरियन, तो यहाँ पे आपका द लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये याद रखना है। जेम्स बॉसवेल की ये किसने लिखा है, जेम्स बॉसवेल ने किस पे लिखा है, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के जीवन पे लिख दिया, तो ये भी एक बायोग्राफी है। तो ये भी याद रखिएगा, ये भी एक बायोग्राफी ही है। ओके, तो सैमुअल जॉनसन याद रखना है। ये ये किसने लिखा था, जेम्स बॉसवेल ने लिखा था, द लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन। ये अब तक की सबसे महान बायोग्राफी मानी जाती है। इसमें सैमुअल जॉनसन के जीवन के अलग अलग पहलुओं को बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है। साथ ही साथ बॉसवेल ने क्या किया है, बॉसवेल ने जॉनसन के साथ अपने जो व्यक्तिगत बातचीत है वो भी इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। मतलब जो जेम्स बॉसवेल का और डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का जो आपस में बातचीत रही होगी, जो व्यक्तिगत बात रहा होगा, वो भी इन्होंने इस जीवनी में शामिल किया है। ठीक है, तो ये एक जीवनी ही नहीं है बल्कि जॉनसन के पूरे व्यक्तित्व को दर्शाती है ये जीवनी। और ये कब आई थी, 18 सेंचुरी की। अंग्रेजी जो समाज का भी सजीव चित्रण करती है, तो ये भी याद रखेगा 18 सेंचुरी की। 18 सेंचुरी में जो अंग्रेजी समाज था उस समय, उसके बारे में भी ये जीवनी दिखाती है, तो ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगला जो क्वेश्चन है आपका, एलिजाबेथ गास्किल का द लाइफ ऑफ चार्लेट ब्रॉन्टे। ठीक है, अब ये भी एक बायोग्राफी ही है, ये सभी भी बायोग्राफी का चल रहा है। अभी जब ऑटोबायोग्राफी आएगा ना तो मैं बता दूंगी, ये भी बायोग्राफी का ही चल रहा है। तो एलिजाबेथ गास्किल का द लाइफ ऑफ चार्लेट ब्रॉन्टे है इज़ नोटेबल फॉर। ठीक है, तो हम ये भी जान रहे हैं बायोग्राफी क्या होती है, ये तो जान ही गए। अब बायोग्राफी किसने किसने लिखी है, किस पे लिखी है, तो ये भी जान रहे हैं, प्लस क्वेश्चन के साथ जान रहे हैं। ठीक है, तो एलिजाबेथ गास्किल जो है द लाइफ ऑफ चार्लेट ब्रॉन्टे, ये किसके लिए जानी जाती है, तो ये याद रखना है। तो बीइंग रिटन बाय अ कंटेम्प्रेरी एंड फ्रेंड, तो ये जो एलिजाबेथ गास्किल की द लाइफ ऑफ चार्लेट ब्रॉन्टे, ये किसके जीवन के बारे में लिखी जा रही है, कंटेम्प्रेरी, उनके जो समकालीन थे, उनके जो दोस्त थे, उनके द्वारा लिखी जाती है। तो ये याद रखना है। एलिजाबेथ गास्किल की ये जो बायोग्राफी है विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसे चार्लेट ब्रॉन्टे के डेथ के बाद उनके जो दोस्त हैं, उनके जो कंटेम्प्रेरी लेखिका ने लिखा था। तो ये याद रखना है, चार्लेट ब्रॉन्टे के डेथ के बाद इनकी जो दोस्त थी या इनके कंटेम्प्रेरी रहे होंगे, इनके दोस्त रहे होंगी, वो लेखिका ने इनको लिखा था। इसमें ब्रॉन्टे की जीवन की कठिनाइयों के बारे में उन्होंने बताया है, उनके साहित्यिक करियर, लिटरेरी जो करियर है उनके बारे में बताया है, उनके व्यक्तिगत जो स्ट्रगल है उनके बारे में सब कुछ यहाँ पे उन्होंने बताया है। यहाँ पे किन्होंने, कंटेम्प्रेरी और इनकी जो दोस्त थी। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। अगला जो क्वेश्चन है, लिटन स्टैची की इमिनेंट विक्टोरियंस, ये भी एक बायोग्राफी ही है। ठीक है, लिटन स्टैची का इमिनेंट विक्टोरियन, ये किस पे फोकस करता है, ये भी बायोग्राफी है, लेकिन पूछा जा रहा है कि ये जो बायोग्राफी है ये इन्होंने किस पर लिखी है, किस पे फोकस करता है। लिटन स्टैची की इमिनेंट विक्टोरियंस एक मॉडर्न शैली की ही बायोग्राफी है। इसमें ये क्या करते हैं, स्केप्टिकल अप्रोच टू बायोग्राफी, बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये याद रखना है, लिटन स्टैची की जो इमिनेंट विक्टोरियंस है ये एक आधुनिक शैली की बायोग्राफी है, जिसमें इन्होंने क्या किया है, जो पारंपरिक विक्टोरियन है उनके मूल्यों पर, जो ट्रेडिशनल विक्टोरियन है उन पर उन्होंने संदेह व्यक्त किया है। इसमें उन्होंने 4 प्रसिद्ध विक्टोरियन व्यक्तियों के बारे में बताया है, जैसे कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में, कार्डिनल मैनिंग के बारे में, जनरल गॉर्डन के बारे में, डॉक्टर अर्नोल्ड के बारे में। 4 व्यक्तियों के बारे में जो विक्टोरियन एरा के थे, ठीक है, उनके बारे में इसमें इन्होंने बताया है इसमें। ओके, तो ये याद रखना है। और इन बायोग्राफीज़ में व्यंग्यात्मक शैली में प्रस्तुत किया गया, तो ये भी याद रखना। ये जो बायोग्राफी है उन्होंने 4 आदमियों के बारे में बताया है और बहुत ही व्यंग्यात्मक तरीके से बताया है। और ये जीवनी में लेखन की जो पारंपरिक पद्धति को उन्होंने चुनौती दी है और इसे अधिक आलोचनात्मक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया है, तो ये याद रखना है। समझ में आ गया होगा। 4 विक्टोरियन व्यक्तियों के बारे में इन्होंने बताया, किसके, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के, कार्डिनल मैनिंग का, जनरल गॉर्डन का और डॉक्टर अर्नोल्ड का। इसमें इन्होंने उनके जीवन के बारे में तो बताया है, साथ ही साथ व्यंग्यात्मक तरीके से भी बताया है। साथ ही साथ इन्होंने क्या किया है, जो पारंपरिक पद्धति है उनको चैलेंज भी किया है, और साथ ही साथ क्या किया है, आलोचनात्मक तरीके से क्रिटिसाइज भी किया है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे। ये आपके टीजीटी सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है सिर्फ टीजीटी के लिए मैं लेके आती हूँ, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है।
अब आप ही खुद ही समझ सकते हैं ये सब जगह आता है, कहाँ नहीं आता है ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी। अब यहाँ से देखिए ऑटोबायोग्राफी क्वेश्चन आ गया है। एन ऑटोबायोग्राफी ऑफर्स अ पर्सपेक्टिव ऑन द ऑथर्स लाइफ फॉर्म। तो ये बताना है कि ऑटोबायोग्राफी में जो ऑथर्स की लाइफ का जो पर्सपेक्टिव होता है वो क्या होता है। थर्ड पर्सन का व्यू होता है कि फिक्शनल कैरेक्टर का फर्स्ट पर्सन, मतलब एक ऑटोबायोग्राफी में जो ऑथर की लाइफ लिखी जाती है वो क्या होता है, उसका पर्सपेक्टिव क्या होता है। थर्ड पर्सन का व्यू दिखाता है कि फिक्शनल कैरेक्टर की फर्स्ट पर्सन की एनोनिमस सोर्स रहता है। तो ये याद रखना है कि ऑटोबायोग्राफी, ऑटो मतलब क्या होता है सेल्फ, ग्राफी मतलब अभी हमने ऊपर पढ़ा। तो यहाँ पे ऑटोबायोग्राफी मतलब आत्मकथा, जिसमें जो लेखक है स्वयं अपने जीवन के बारे में लिखता है। और ये हमेशा कैसा होता है, ये हमेशा फर्स्ट पर्सन में लिखी जाती है। अब फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव होता है, ये याद रखना है ऑटोबायोग्राफी। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो आपने याद रखना है। तो जो ऑटोबायोग्राफी है वो हमेशा फर्स्ट पर्सन में लिखी जाती है, जिससे रीडर को लेखक के निजी जो उनके पर्सनल एक्सपीरियंस हैं, थॉट्स हैं, जो स्ट्रगल हैं, उनको बहुत ही क्लियरली समझने का अवसर मिलता है, एकदम प्रत्यक्ष रूप से समझने का अवसर मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल महात्मा गांधी का द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट, ये भी एक ऑटोबायोग्राफी ही है। तो यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा। खैर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एटिमोलॉजी ऑफ ऑटोबायोग्राफी इंक्लूड्स विच ग्रीक वर्ड्स फॉर सेल्फ। ये किससे बना है ऑटोबायोग्राफी, तो इसको भी जान लेते हैं कि जो एटिमोलॉजी ऑफ ऑटोबायोग्राफी है ये भी ग्रीक वर्ड से ही आया है। तो ये हम समझ लेते हैं कि ऑटोबायोग्राफी जो है ये शब्द ग्रीक शब्द से आया है। ठीक है, ग्रीक वर्ड से आया है, ग्रीक वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है ऑटो। ऑटो मतलब क्या होता है स्वयं, मैं हिंदी भी लिख देती हूँ, स्वयं, यानी कि ये क्या करता है, स्वयं को दर्शाता है, खुद को बताता है ऑटो। अब बायस मतलब क्या होता है, बायोस, अभी हमने पढ़ा जीवन, यानी कि लाइफ, लाइफ यानी कि ये लाइफ को दर्शाता है, जीवन को दर्शाता है। फिर ग्राफीज, ग्राफी मतलब वैसे राइटिंग होता है, ग्राफेन, ग्राफेन, ग्राफेन क्या होता है, लेखन, राइटिंग, अभी हमने पढ़ा राइटिंग, ये लिखने की प्रक्रिया को दर्शाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑटोबायोग्राफी, यानी अब ये बायस मतलब जीवन, जीवन पे लिखना, ग्राफी मतलब लिखना, जीवन पे लिखना, किस पे लिखना, ऑटो, खुद। तो इसका मतलब ये हुआ स्वयं के जीवन का लेखन, यानी जब कोई व्यक्ति स्वयं अपने जीवन के बारे में लिखता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा ऑटोज, सेल्फ का मतलब ऑटोज। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। अगला जो क्वेश्चन है आपका, विच इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट ऑटोबायोग्राफीज कंबाइनिंग पर्सनल रिफ्लेक्शन विद स्पिरिचुअल इंट्रोस्पेक्शन। तो सबसे अर्लीस्ट ऑटोबायोग्राफी कौन सी है बताना है। सबसे अर्लीस्ट ऑटोबायोग्राफीज में से वो कौन एक है जिसमें आपके पर्सनल रिफ्लेक्शन के साथ साथ एक स्पिरिचुअल इंट्रोस्पेक्शन भी दिखाया जाएगा। मतलब उस ऑटोबायोग्राफी में पर्सनल रिफ्लेक्शन के साथ साथ स्पिरिचुअल इंट्रोस्पेक्शन भी होगा। तो वो कौन सी आपकी, सबसे पहले ये जानना अर्लीस्ट ऑटोबायोग्राफी कौन सी है। तो वो कन्फेशन है, किसकी, सेंट अगस्टाइन की है कन्फेशन। तो ये याद रखना सबसे अर्लीस्ट है, पूछ लिया जाएगा। या फिर वैसे 4 ऑप्शन कॉन्सेप्चुअल बेस पे क्वेश्चन आ जाता है तो वहाँ से भी ये अपने मदद करेगा, ये आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, तो अर्लीस्ट ऑटोबायोग्राफी द कन्फेशन बाय सेंट अगस्टाइन। तो सेंट अगस्टाइन की द कन्फेशन ये सबसे अर्लीस्ट, सबसे पुरानी आपकी ऑटोबायोग्राफी है और ऑटोबायोग्राफी में से एक है। ये न केवल उनके जीवन की कहानी बताती है, ये सेंट अगस्टाइन की जीवन की कहानी सिर्फ नहीं बताती है बल्कि ईश्वर और आध्यात्मिक के प्रति उनके जो विचार हैं उसको भी बताती है कन्फेशन में। ठीक है, इस वर्क में इन्होंने क्या किया है, इस वर्क में इन्होंने अपनी जो यूथ की गलतियां हैं, जो पाप हैं, जो पश्चाताप है, इसमें इन्होंने बहुत ही गहराई से वर्णन किया है। मतलब जब ये यूथ थे, जब ये युवा अवस्था में थे तो उस समय जो गलतियां किए थे, जो पाप इन्होंने किया था उसका पश्चाताप भी इन्होंने बहुत अच्छे से कन्फेशन में बताया है। नाम ही देख लो कन्फेशन, किसी चीज़ का कन्फेशन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगला जो क्वेश्चन है आपका, द बाबरनामा ऑफर्स इंसाइट इनटू द लाइफ ऑफ विच हिस्टोरिकल फिगर। अगला जो क्वेश्चन है कि बाबरनामा ये क्या करता है, इंसाइट इनटू द लाइफ ऑफ विच हिस्टोरिकल फिगर, किस हिस्टोरिकल फिगर के जीवन को दिखाता है बाबरनामा। तो बाबर
ये तो सभी को सब पता होगा, बाबर। तो बाबरनामा ये मुग़ल सम्राट की बाबर की एक ऑटोबायोग्राफी है जिसे उन्होंने ये किस में लिखी थी, आई थिंक टर्की लैंग्वेज में लिखा गया था। ठीक है, ये टर्की लैंग्वेज में था, तो ये याद रखना है। ओके, और ये जो बायोग्राफी है ये बाबर के जीवन के बारे में बताती है, उनके जो युद्ध हैं, उनके जो प्रशासनिक नीतियां हैं, उनकी जो भावनाओं को, उनके इमोशन को दिखाती है। और इसे पूरे वर्ल्ड की सबसे पुरानी और प्रमाणिक ऐतिहासिक आत्मकथाओं यानी कि बायोग्राफीज में से एक माना जाता है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। सारे ऑटोबायोग्राफी चल रहे हैं, सॉरी यहाँ पे मैंने क्या बोला है, ऑटोबायोग्राफी में से एक माना जाता है। अब यहाँ पे सारे ऑटोबायोग्राफी चल रहे हैं। फंसती चीज़ें यहीं पे आके सिमुलेटेड ऑटोबायोग्राफी में फंस जाएगा, सेमी ऑटोबायोग्राफी यहाँ थोड़ा समझने की हमको ज़रूरत है। ठीक है, अ सिमुलेटेड ऑटोबायोग्राफी इज़, एक सिमुलेटेड ऑटोबायोग्राफी क्या होता है। ठीक है, तो सिमुलेटेड ऑटोबायोग्राफी को हम देखिए अनुकरणात्मक मतलब इसको हम हिंदी में अगर बोलेंगे ना, अनुकरणात्मक ऐसे करके, अनुकरणात्मक आई थिंक ऐसे, या तो इसको नकली बोलेंगे, नकली। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो नकली तो समझ में आ रहा है, ये नकली ऑटोबायोग्राफी होता है। ठीक है, सिमुलेटेड ऑटोबायोग्राफी मतलब ये पूरी तरह से कैसी होती है, अगर कोई पूछे कि सिमुलेटेड ऑटोबायोग्राफी क्या है, ये पूरी तरह से फुल्ली काल्पनिक होती है, फिक्शन होती है, फिक्शनल होती है, ये पूरी तरह से फिक्शनल होती है, पहला। दूसरा क्या होती है, ये ऑटोबायोग्राफी का क्या करती है, नकल करती है, मिमिक करती है, ये भी याद रखना है। यानी कि आप इसे बोल सकते हो इमिटेट करती है, मिमिक भी बोल सकते हो, वैसे मिमिक भी सही है। ठीक है, मिमिक करती है ये, इसे आप बोल सकते हो इमिटेट करती है, यानी कि नकल करती है। तो ये जो सिमुलेटेड ऑटोबायोग्राफी है ये पूरी तरह से काल्पनिक होती है, और ये ऑटोबायोग्राफी जो रियल ऑटोबायोग्राफी है उसका रूप मतलब रियल ऑटोबायोग्राफी के रूप का नकल भी करती है। ठीक है, तो ये याद रखना है। ओके, मतलब सिमुलेटेड ऑटोबायोग्राफी क्या होता है, ये एक काल्पनिक ऑटोबायोग्राफी होती है, ये याद रखना। एक फिक्शनल ऑटोबायोग्राफी होती है, अगर कोई पूछे तो फिक्शनल ऑटोबायोग्राफी, ये याद रखना है। फिक्शनल जिसमें राइटर क्या करता है, अपने खुद की ज़िंदगी के बजाय एक पूरी तरह से काल्पनिक व्यक्ति के जीवन को एक ऑटोबायोग्राफी शैली में लिखता है, वही हो गया सिमुलेटेड ऑटोबायोग्राफी। मतलब यहाँ पे क्या करेगा राइटर, अपने खुद की ज़िंदगी नहीं बताएगा। जैसे ऑटोबायोग्राफी में क्या होता है, राइटर अपने खुद की ज़िंदगी के बारे में बताता है ना, जो रियल ऑटोबायोग्राफी होती है। लेकिन सिमुलेटेड में क्या होता है, इसमें वो अपनी ज़िंदगी के बजाय कोई एक काल्पनिक कैरेक्टर ले आएगा, उसके जीवन की पूरी आत्मकथा बता देगा। ठीक है, उसके जीवन की पूरी बायोग्राफी शैली में लिख देगा, मतलब उसके जीवन को बताएगा, और कैसे, रियल ऑटोबायोग्राफी के शैली में पूरा बता देगा। वो हो गया आपका सिमुलेटेड। ठीक है, इसमें जो राइटर है वो खुद को मुख्य कैरेक्टर की तरह प्रस्तुत नहीं करता, लेकिन इसमें क्या ले आएगा, इसमें वो जो वास्तविक जीवन मतलब जो रियल ऑटोबायोग्राफी है उसकी घटनाओं पर आधारित नहीं होती। तो ये याद रखना है। आई होप ये समझ में आ गया सिमुलेटेड ऑटोबायोग्राफी क्या होता है। मतलब सेम टू सेम क्या करेगा, ऑटोबायोग्राफी की तरह ही लिखता है इसमें राइटर, बस वहाँ पे अपना सेंटर नहीं रखता, दूसरे को रख देता है। ठीक है, पूरी तरह से ये ऑटोबायोग्राफी को ही, जो रियल ऑटोबायोग्राफी है उसको नकल करेगा पूरी तरह से, लेकिन पूरी तरह से ये फिक्शनल होती है। कैरेक्टर भी फिक्शनल होते हैं, इसमें प्लॉट भी फिक्शनल होते हैं, सब कुछ फिक्शनल होता है। लेकिन कैसे लिखा जाएगा, इसी की कॉपी करते, ऑटोबायोग्राफी का कॉपी करते, वो हो गया सिमुलेटेड ऑटोबायोग्राफी। ठीक है, राइटर अब ऑटोबायोग्राफी में वही होता है ना कि राइटर अपने जीवन के बारे में सब कुछ लिखता है, लेकिन सिमुलेटेड में क्या होता है, राइटर अपने जीवन के बारे में नहीं, कोई दूसरा व्यक्ति ले आएगा, सेकेंड पर्सन। ऑटोबायोग्राफी फर्स्ट पर्सन है, सिमुलेटेड में सेकंड पर्सन की ज़िंदगी के बारे में पूरा बता देगा। वो सेकंड पर्सन कैसा होगा, वो फिक्शनल होगा, वो राइटर का अपना ही उत्पन्न किया हुआ फिक्शनल कैरेक्टर होगा, उसके जीवन के बारे में पूरा बता देगा। वो हो गया सिमुलेटेड। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये एक फिक्शनल वर्क होता है, मिमिकिंग एन ऑटोबायोग्राफी, यानी कि जो रियल ऑटोबायोग्राफी है उसको उसकी मिमिक करता है, उसकी नकल करता है, और फिक्शनल पूरी तरह से फिक्शनल होता है। समझ में आ गया होगा, है ना। इसमें लेखक एक काल्पनिक कैरेक्टर की दृष्टिकोण से जीवन की घटनाओं को बारे में बताता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा सिमुलेटेड। और यहीं पे एक और आएगा, सेमी ऑटोबायोग्राफी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, अभी आएगा सब सेमी वाला, तब समझेंगे उसको हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगला जो क्वेश्चन है आपका, विच वर्क बाय जेम्स जॉयस इज कंसिडर्ड अ सेमी फिक्शनलाइज्ड पोर्ट्रेल ऑफ द प्रोटैगनिस्ट स्टेफन डेडलस। ठीक है, अब ये जेम्स जॉयस का जो
कौन सा वो वर्क है जो सेमी ऑटोबायोग्राफी है, एक फिक्शनलाइज पोर्ट्रेल ऑफ द प्रोटैगनिस्ट है, यानी कि एक काल्पनिक कैरेक्टर को उन्होंने ले आया है जिसका नाम है स्टीफन डेडलस। तो वो कौन सा इनका वर्क है बताना है, जेम्स जॉयस का। अब यहाँ पे सेमी का पूछेगा, ठीक है, सेमी ऑटोबायोग्राफी क्या होता है। तो ये हो गया आपका सी करेक्ट हो जाएगा, अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन। ये हो गया आपका सेमी ऑटोबायोग्राफी। वो था सिमुलेटेड, समझ में आ गया, ये सेमी ऑटोबायोग्राफी है। लेकिन ये आपका ना, ये पूरी तरह से फिक्शनल नहीं होता है, ये फिक्शनल नहीं होता है, ये याद रखना है। सेमी मतलब क्या होता है, आधा, आंशिक, यानी कि इसमें आपको ऑटोबायोग्राफी भी मिलेगा प्लस फिक्शन भी मिलेगा, दोनों का मिश्रण होता है सेमी। सेमी मतलब आधा, यानी कि आधा आपका फिक्शन रहेगा, आधा ऑटोबायोग्राफी रहेगा, दोनों का मिश्रण रहेगा, उसे बोलते हैं सेमी ऑटोबायोग्राफी। इसमें लेखक क्या करता है, अपनी असली ज़िंदगी के कुछ हिस्सों को शामिल करता है, लेकिन उन्हें बदल कर, सजा कर या कोई काल्पनिक एलिमेंट जोड़कर प्रस्तुत करता है। मतलब अपनी स्टोरी को, जैसे इसमें लेखक क्या करेगा, अपनी स्टोरी को बताएगा, स्टोरी तो रियल रहेगी लेकिन वहाँ पे कैरेक्टर कौन सा रहेगा, कोई काल्पनिक कैरेक्टर ले आएगा, राइटर अपनी ही स्टोरी बताएगा। मतलब इसमें क्या करेगा, जो कैरेक्टर हैं, जो घटनाएं, वो स्थानों को बस बदल अरे आपने देखा होगा ना, जैसे फियर फाइल्स वगैरह आप देखते होंगे, कहा नहीं जाता है कि रियल घटनाओं पर आधारित है, बस कैरेक्टर बदले जाते हैं, स्थान बदला जाता है, सब कुछ, लेकिन घटना तो रियल रहती है, उस टाइप का, ठीक है। जैसे आप ये आपका सेमी ऑटोबायोग्राफी हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा चार्ल्स डिकेंस की, बहुत अच्छा ये एग्जाम्पल है, डेविड कॉपरफील्ड, ठीक है, डेविड कॉपरफील्ड का, मतलब डेविड कॉपरफील्ड है ना चार्ल्स डिकेंस का, ये सेमी ऑटोबायोग्राफी है। इसमें क्या करते हैं, इसमें डिकेंस क्या करते हैं, अपने बचपन के अनुभव की कहानी में डाला है उन्होंने अपने बचपन के अनुभवों को कहानी में डाल दिया है, उन्होंने अपने बचपन की कहानी को बताया है, इसमें उन्होंने अपनी स्टोरी बताई है, लेकिन क्या कर दिया है, पूरे तरह से काल्पनिक बना दिया, कैरेक्टर काल्पनिक ले आया है स्टोरी। अब लेकिन जो स्टोरी है ना वो रियल है, लेकिन इसे पूरी तरह से क्या कर दिया है, काल्पनिक कहानी के रूप में पेश किया है। लेकिन स्टोरी डेविड कॉपरफील्ड ने, जो कॉपरफील्ड में चार्ल्स डिकेंस ने अपनी स्टोरी बताई है, लेकिन कैरेक्टर क्या कर दिया है, फिक्शनल कर दिया है, सब कुछ फिक्शन कर दिया है। वहाँ पे कैरेक्टर, जो घटना है, जो स्थानों को मतलब बदल दिया जाता है, लेकिन कहानी का जो मूल आधार है वो लेखक के वास्तविक अनुभव पर टिका होता है। बस इतना याद रखना है, वो सेमी ऑटोबायोग्राफी हो गया, ठीक है। तो सिमुलेटेड ऑटोबायोग्राफी ये पूरी तरह से, अब अगर कोई पूछे कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, सिमुलेटेड ऑटोबायोग्राफी, तो वो पूरी तरह से कल्पना होती है लेकिन उसे ऑटोबायोग्राफी की तरह लिखा जाता है, बस इतना याद रखना है। और सेमी ऑटोबायोग्राफी क्या होता है, इस राइटिंग में लेखक क्या करता है, राइटर क्या करता है, अपनी असल ज़िंदगी से प्रेरणा लेकर कुछ बदलाव के साथ कहानी बनाता है। मतलब उसकी असल ज़िंदगी से कुछ प्रेरणा रहती है और उसमें कुछ फिक्शन भी रहता है, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से, इसलिए तो सेम ही लगा है, फिक्शन और ऑटोबायोग्राफी दोनों मिक्स रहता है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम। Who is the fictional narrator in Gertrude Stein's The Autobiography of Alice B. Toklas? तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि गर्ट्रूड स्टेन में फिक्शनल नरेटर कौन है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एलिस बी टोक्लास में। तो द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एलिस बी टोक्लास वास्तव में गर्ट्रूड स्टेन द्वारा ही लिखी गई है, ये गर्ट्रूड स्टेन द्वारा लिखी गई है, लेकिन इसमें उन्होंने अपनी कहानी एलिस बी टोक्लास के दृष्टिकोण से लिखी है। अब देखिए यहाँ पे ये गर्ट्रूड स्टेन, ये सेमी ऑटोबायोग्राफी हो गया। गर्ट्रूड स्टेन ने क्या किया है, अपनी ही कहानी को लिखा है, लेकिन किसको रख दिया कैरेक्टर में, एलिस बी टोक्लास को रख दिया है, ठीक है। और ये पूरी, और तो यहाँ पे एलिस बी टोक्लास करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे। अब यहाँ से सारा ऑटोबायोग्राफी ही है। राल्फ एलिसन का इनविजिबल मैन प्रेजेंटेड एज, तो राल्फ एलिसन का इनविजिबल मैन ये क्या प्रेजेंट करता है, तो इनविजिबल मैन ये भी एक ऑटोबायोग्राफी शैली में ही लिखा गया है, जिसमें एक अननोन अफ्रीकी अमेरिकी हीरो की कहानी प्रस्तुत की गई है, जो बहुत ही नस्ली पहचान, सामाजिक भेदभाव और इनविजिबिलिटी की अवधारणा की गहन पड़ताल करता है। तो एक पर्सनल स्टोरी है ऑफ अननेम्ड अफ्रीकन अमेरिकन प्रोटैगनिस्ट। चलिए नेक्स्ट वन पे आएंगे। अगला जो क्वेश्चन है आपका, विच वर्क बाय जीन जैक्स रूसो इज़ नोन फॉर इट्स इंट्रोस्पेक्टिव एंड कैंडिड नेचर। तो जीन जैक्स रूसो का कौन सा वो वर्क है जो अपने इंट्रोस्पेक्टिव और कैंडिड नेचर के लिए जानी जाती है। अब इधर ज़्यादातर इधर वर्क है तो जल्दी इसको कर लेते हैं।
ठीक है, ज़्यादातर इधर ऑटोबायोग्राफी है, आगे भी आपको मिलेगा ऑटोबायोग्राफी ही मिलेगा ज़्यादातर। तो ये आपने याद कर लेना है। याद करने का मतलब सामने आएगा तो अपने याद करें, बस वहाँ पे आप इसलिए इसको याद रखेंगे ना, ताकि आप वहाँ पे फाइंड आउट कर सके आंसर को। अगर कभी कंसेप्चुअल बेस पे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं आंसर को, कौन सा बायोग्राफी है कौन सा ऑटोबायोग्राफी है। तो जीन जैक्स रूसो का वो कौन सा वर्क है, तो दी कन्फेशंस है, ये याद रखना है। ये सबसे मतलब ये पहली मॉडर्न ऑटोबायोग्राफी में से एक मानी जाती है। इसमें उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन और संघर्षों विचारों को बताया है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, दी कन्फेशंस। गौथे का आपका है डिस्टंक एंड वाहरिट ब्लेंड्स फैक्ट विद, तो इसका बताना है। ठीक है, तो गेटे का, इनको गेटे भी पढ़ सकते हो, गेटे या गोथे। तो इनका ये जो ऑटोबायोग्राफी है डिस्टंक एंड वॉरिट, ये ब्लेंड फैक्ट है, इसमें कौन कौन से फैक्ट के साथ है ये, तो ये बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे आपका क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि गेटे ने क्या किया है अपने इस वर्क में, इन्होंने ये जो इनकी ऑटोबायोग्राफी है डिस्टंक वाली, जिसमें उन्होंने अपने जीवन के वास्तविक जो रियल फैक्ट हैं, रियल फैक्ट्स को साथ साथ जो उनकी क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन को भी जोड़ा है। इसमें इन्होंने अपनी रियल चीज़ें तो बताई हैं, अपने रियल जीवन के वास्तविक तथ्यों के साथ साथ इन्होंने क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन, एक साहित्यिक सृजनात्मक को भी जोड़ा है। चलिए नेक्स्ट वन पे आएंगे। अगला जो क्वेश्चन है, बेंजामिन फ्रैंकलिन की ऑटोबायोग्राफी क्रॉनिकल्स हिज, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन का वो ऑटोबायोग्राफी कौन सा है, मतलब बेंजामिन फ्रैंकलिन की ऑटोबायोग्राफी में उनका जो विवरण है वो कौन सा है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, राइज फ्रॉम मॉडेस्ट बिगिनिंग्स टू प्रोमिनेंस, ये करेक्ट हो जाएगा। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन की जो ऑटोबायोग्राफी है उनकी साधारण पृष्ठभूमि से सफल व्यक्ति बनने तक की यात्रा को दर्शाती है। मतलब जब वो एक कुछ भी नहीं थे, एक कॉमन, मतलब बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी क्रॉनिकल, इसमें इन्होंने क्या बताया है, ये जब कुछ भी नहीं थे, एकदम साधारण कॉमन मैन थे, वहाँ से लेकर एक सक्सेसफुल मैन बनने तक का पूरा सफ़र इसमें इन्होंने बताया है। ठीक है, उनकी आत्मनिर्भरता, परिश्रम, नैतिकता, ये सारी चीज़ों पर बेस्ड है। हेनरी एडम्स की द एजुकेशन ऑफ हेनरी एडम्स इज़ नोन फॉर, तो ये भी इनकी ऑटोबायोग्राफी ही है। तो ये किसके लिए जानी जाती है हेनरी एडम्स की, तो आयरोनिक एनालिसिस ऑफ 19th सेंचुरी लाइफ एंड लर्निंग, ये करेक्ट हो जाएगा। तो ये भी ऑटोबायोग्राफी है जो 19th सेंचुरी की अमेरिकी समाज, जो शिक्षा प्रणाली है, जो राजनीतिक परिवर्तन है, उसको एक आयरोनिक एनालिसिस प्रस्तुत करती है, एक व्यंग्यात्मक व्याख्या करती है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, सीन ओ केशी की ऑटोबायोग्राफी पोर्ट्रेट हिज, सीन ओ केशी की जो ऑटोबायोग्राफी है वो क्या पोर्ट्रे करती है, क्या दर्शाती है, क्या दिखाती है। तो यहाँ पे जो आपका सीन ओ केशी की जो ऑटोबायोग्राफी है वो उनके आयरिश वर्किंग क्लास की अपब्रिंगिंग जो है वो दिखाती है। मतलब जो आयरिश के जो श्रमिक वर्ग के जीवन और उनके जो संघर्ष हैं, उनकी जो राजनीतिक विचारधारा को दिखाती है ये इनकी ऑटोबायोग्राफी सीन ओ केशी की। ठीक है, नेक्स्ट वन पे आएंगे, लिलन हेलमैन की एन अनफिनिश्ड वुमेन, ये रिफ्लेक्ट करता है क्या, लिलन हेलमैन, ये अनफिनिश्ड वुमेन, ये एक ऑटोबायोग्राफी है जो उनके जीवन, लिलन हेलमैन के जीवन, संघर्ष, प्रेम और राजनीति से जुड़े अनुभवों को दर्शाती है। तो लाइफ एंड टाइम्स हो जाएगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे, थोड़ा जल्दी यहाँ पे कर लेते हैं हम। नेक्स्ट वन पे आएंगे, जॉन बनियन की ग्रेस अबाउंडिंग टू द चीफ टू सिनर्स, ये डिटेल्स ही, ये किसके बारे में बताती है, जॉन बनियन की जो ग्रेस अबाउंडिंग टू चीफ ऑफ सिनर्स हैं, तो ये कॉन्वर्जन एंड स्ट्रगल्स विद फेथ, मतलब ये जो बनियन की ऑटोबायोग्राफी है इसमें ईसाई धर्म में रूपांतरण और उनके जो आध्यात्मिक स्ट्रगल हैं उसके बारे में दिखाता है। नेक्स्ट वन पे बस इतना याद रखना है। ठीक है, सब कुछ ऑटोबायोग्राफी है, ये याद रखना है, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है ये याद रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, विलियम वर्ड्सवर्थ की द प्रील्यूड इज, ये क्या है, विलियम वर्ड्सवर्थ का जो प्रील्यूड है वो क्या है। ठीक है, तो वर्ड्सवर्थ का जो प्रील्यूड है ये एक पोएटिक ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, कहीं कहीं अगर यहाँ पे पोएटिक ना आके सेमी आ जाए, सेमी ऑटोबायोग्राफी, तब ये सेमी ऑटोबायोग्राफी भी है, क्योंकि इसमें वर्ड्सवर्थ के कुछ एक्सपीरियंस भी हैं, एक्सपीरियंस के साथ साथ कुछ फिक्शनल इन्होंने जोड़ा है। तो दोनों ही है, रियल और कुछ फिक्शनल, कुछ अनुभव हैं इनके और कुछ फिक्शनल इन्होंने जोड़ा है। तो यहाँ पे सेमी भी हो सकता है अगर ये आए तो। एग्जाम्पल में जैसे एग्जाम्पल में अगर आपके पोएटिक नहीं होता है, सेमी होता है, तो आप सेमी लगा के आएंगे।
ठीक है, जिसमें उन्होंने वर्ड्सवर्थ ने अपने जीवन के एक्सपीरियंस को और नेचर के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त किया है। जेम्स जॉयस का पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट एज अ यंग मैन एक्सप्लोर द आर्टिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ, ये किसके बारे में दिखाता है, तो ये स्टीफन डेडलेस के बारे में। ये एक काल्पनिक कैरेक्टर है, एक फिक्शनल कैरेक्टर है, मुख्य कैरेक्टर है इसका, इसमें आपका पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, ये हम बोल सकते हैं सिमुलेटेड ऑटोबायोग्राफी है। फिक्शनल कैरेक्टर है, मुख्य कैरेक्टर है, जो स्टीफन डेडलेस के जीवन और एक कलाकार के रूप में उसके डेवलपमेंट को दिखाता है। नेक्स्ट वन पे आएंगे राल्फ एलिसन का इनविजिबल मैन। आई थिंक ये फिर से आ गया क्या, तो रेस एंड आइडेंटिटी इन अमेरिका, ये क्या दिखाता है इनविजिबल मैन, तो रेस यानी कि जो नस्ली भेदभाव है, जो अमेरिकी समाज में अफ्रीकी अमेरिकी की स्थिति पर केंद्रित है ये पूरी तरह से। नेक्स्ट वन पे आएंगे द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ बाय महात्मा गांधी फोकसेस ऑन, तो ये जो है आपका महात्मा गांधी का द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये क्या है, ये आपकी ऑटोबायोग्राफी है, रियल ऑटोबायोग्राफी है, ना सेमी है ना ही आपकी सिमुलेटेड है, तो ये आपकी ऑटोबायोग्राफी है। तो इसमें इन्होंने क्या दिखाया, किस पे इन्होंने लिखा है, तो नॉन वायलेंस एंड फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में लिखा है। ठीक है, इसमें इन्होंने सत्य, ट्रुथ, अहिंसा, स्वतंत्रता संग्राम में अपने योगदान का वर्णन दिया है। ठीक है, एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका नेल्सन मंडेला का लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम क्रॉनिकल हिज जर्नी फ्रॉम, तो नेल्सन जो मंडेला हैं इनका जो ये ऑटोबायोग्राफी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये इनमें क्या दिखाता है, उनकी जर्नी को क्या दिखाता है, तो मंडेला की ये जो ऑटोबायोग्राफी है ये दक्षिण अफ्रीका में जो रंग भेद हैं, मतलब जो कलर के खिलाफ उनके संघर्ष और राष्ट्रपति बनने तक की यात्रा को दर्शाता है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में मतलब दक्षिण अफ्रीका में जो रंग भेद है यानी कि कलर के खिलाफ उन्होंने कलर के खिलाफ भी लड़ाई की है, मतलब जैसे काला गोरा से रिलेटेड ऐसा, और उनके राष्ट्रपति बनने तक सफ़र है, तो यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। तो यही था क्वेश्चन, इतना ही है ना, हाँ इतना ही है। कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसमें मैंने क्वेश्चन के थ्रू उसको कवर करने की कोशिश की है आपके ये वाले टॉपिक्स को। इसमें हमने पढ़ा ना, 2 चीज़ पढ़ा ना, बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी दोनों हमने इसमें कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट में हम देखने वाले हैं फिर से, अगर आप लोग का फीडबैक मिला तो फिर हम ऐसे इसी तरह सब कुछ कवर करने वाले हैं जो आपके यहाँ पे है, नॉन फिक्शन में है, फिक्शन में है। कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और जो कोई भी इंटरेस्टेड है मेरे पेड पीडीएफ में इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकता है, और इसकी पीडीएफ कोई चाहता है, अगर इसकी पीडीएफ जो आपकी यूट्यूब की पीडीएफ है तो मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, वहाँ पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।